बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास है। पिछली कक्षा में आपकी डेफिनेशंस कराई गई हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा दर्शन की बात की गई है। जब आप चलते हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर के, यथार्थवादी दृष्टिकोण, रियलिस्टिक अप्रोच किस चीज को बढ़ावा देती है, ये आपका रिसर्च का भी पॉइंट हो सकता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का समर्थन करना, आप देखोगे रियलिस्टिक अप्रोच में हम क्या लॉजिक को ज्यादा डोमिनेट करते हैं, लॉजिक को बढ़ावा देते हैं, या साइंटिफिक प्रवृत्ति का अपना समर्थन करते हैं। नेचुरलिस्टिक, प्रकृति ही ज्ञान का निर्धारण करती है। बेटा यहाँ पे जब मैंने आपको एक चीज याद होगी, पर्यावरण की क्लास आपकी ली गई थी, यहाँ पे एक वर्ड आता है उपागम, अप्रोच, हाउ टू सी। थोड़ा सा टाइम आपका यहाँ पे जाएगा, पर थोड़ा सा समझाने के लिए जरूरी है। एक विचारक हैं आपके सदरलैंड, ये कहते हैं कि अपराधी जो हैं उन्हें सामाजिक परिवेश बनाता है। दूसरे इसके अगेंस्ट थ्योरी देते हैं लैम्ब्रेसो कि अपराधी जन्मजात होते हैं। प्रारूपवादी सिद्धांत दिया इन्होंने। अब बेटा दोनों ही अपोजिट हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई विचारक किस अप्रोच को यूज कर रहा है। इससे आगे बढ़ेंगे तो पर्यावरण की जब हम बात करेंगे तो पर्यावरण में हमने दो यहां दिए हैं, पर्यावरण नियतिवादी और दूसरा दिया है पर्यावरण संभाव्यता, पॉसिबिलिज्म। नियतिवादी में यहां पे कहते हैं, देखो बेटा इन्हें समझ लेना, ये एनवायरमेंट है, ये व्यक्ति है, एनवायरमेंट इसी की सब चीज़ों को निर्धारित करता है। तो यहाँ कहते हैं कि एनवायरमेंट नियत करता है कि ह्यूमन बीइंग की कल्चर किस तरीके की होगी। इस अप्रोच को बोलते हैं पर्यावरण नियतिवादी, ठीक है। और जब यहाँ ये रिप्लेस की किसने कि ये एनवायरमेंट है और इसको ये ह्यूमन निर्धारित करता है, तो ये कहलाती है एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटी। आज मानव ने इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लिया है कि वो एनवायरमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अब आप देखोगे इसी प्रकरण में, अगर देखोगे कि अगर हमारा माइंड हमारी सेंस को गवर्न करता है तो इसको हम बोलते हैं तार्किकता या यथार्थवादी। अगर ये सेंस माइंड को गवर्न कर रही हैं तो ये भावनात्मक चीजें होंगी। आप देखोगे हिंदी सिनेमा में जब आप सॉन्ग सुनते हो तो दिल और दिमाग दो चीजें होती हैं। जब आप दिमाग के रिश्ते बनाते हो किसी से तो तार्किकता पे आधारित होंगे, जब दिल से रिश्ते बनाते हो तो वो भावनात्मक होंगे। आप किसी तरीके से स्टडी करोगे, इसी चीज को हम बोलते हैं अप्रोच या उपागम, जिन चीजों का यहाँ जिक्र किया गया है। शिक्षा दर्शन की बात आती है तो यथार्थवादी, प्रकृतिवादी, जहाँ प्रकृति ही ज्ञान का निर्धारण करती है, ठीक है, इसे हम नेचुरलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। आइडियलिस्टिक में विचार ही प्रकृति का निर्धारण करते हैं, यह प्रकृतिवादी विरोधी उपागम है, जो अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। शिक्षा सर्वांगीण विकास। अब शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग शिक्षा का कंपैरिजन जो करते हैं अपने मार्क्स से करते हैं, जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं उसे शिक्षा से तोलते हैं, नापते हैं। तो आप देखोगे वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही एजुकेशन नहीं है। आपके सभी विकास, सभी पक्ष, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इसमें इंक्लूड होगा, शिक्षा में इंक्लूड होगा, जिसमें क्या आ रहे हैं, नैतिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास आदि। आज सबसे बड़ा क्राइसिस ये है आपकी नई पीढ़ी में कि बच्चे के 98% मार्क्स आ रहे हैं, बट अगर उनके घर में कोई अजनबी या उनके फादर के फ्रेंड आए हैं तो वो एक रूम में अलग चले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, ना पानी की पूछनी, ना चाय की पूछनी, ना किसी को नमस्ते दुआ सलाम पैर छूने की पूछनी है। तो बेटा ये क्या है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है किसका, स्टूडेंट का। तो नैतिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे शारीरिक विकास भी इंक्लूड होता है। इसलिए आप देखोगे क्या कराते हैं वहाँ पे स्कूल में, फिजिकल एक्टिविटी। तो शिक्षा में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट इंक्लूड होगा, ना कि कोई एक पक्ष। आगे चलते हैं बेटा, उस शिक्षा में अध्यापन का वांछनीय परिणाम क्या है। यूपीएचईएससी
अभी हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है 2026 में अप्रैल में। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, उच्च शिक्षा के स्तर पर आकर के शिक्षण का वांछनीय परिणाम क्या चाहता है शिक्षक हायर एजुकेशन में? क्या चाहता है वो? स्वतंत्र विचार स्तर को बढ़ाना। ठीक है बेटा, यहाँ अगर अभी मैं आपको MLT, ULT, RLT सब पढ़ाऊंगा, यहाँ पे BS ब्लूम का भी जिक्र करेंगे, आपके जो रिसेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं उनका भी जिक्र करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, उच्च शिक्षा में अध्यापन का वांछनीय मतलब डिजायरेबल रिजल्ट क्या है, क्या चाहते हो? तो स्वतंत्र विचारों की ग्रोथ चाहते हैं। आप देखोगे इसीलिए हम क्या करते हैं, जो विचार गोष्ठी हैं वो इसलिए ही तो आयोजित कराई जाती हैं हायर एजुकेशन में। किन मुद्दे पर आती हैं? जो नवीन हैं, नवीन मुद्दे हैं समाज में, उन मुद्दों पर विचार गोष्ठी कंडक्ट की जाती है ताकि क्या विचार स्तर बढ़ सके। चले आगे बेटा, शिक्षण व्यवसाय को अपनाकर आदर प्राप्त होता है। अब बेटा अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपको बार बार ये समझाता हूँ कि किस तरीके से आप हैंडलिंग करोगे। सपोज दैट आप किसी यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमारे संस्थान को ही क्यों चूज करना चाहते हैं, या आपने टीचिंग व्यवसाय ही क्यों चुना है। तो वास्तविकता तो व्यवहारिक तौर पे तो ये है कि सबसे सेफ जॉब है, विशेष तौर पे लड़कियों के लिए सबसे अच्छा पैसा है, कम टाइम है, कोई जिम्मेदारी इन कंपेरिजन देन अदर सेक्टर कम है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बट यहाँ आपको ये आंसर नहीं देना है विशेष तौर पे आपने परीक्षा में या इंटरव्यू के दौरान। यहाँ आप थियोटिकल एग्जाम्पल दोगे कि मैं राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाह रहा हूँ, इसलिए आप देखोगे कि मैंने शिक्षक व्यवसाय चुना है। तो आप देखोगे शिक्षण व्यवसाय में यहाँ आदर प्राप्त होता है, और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो राष्ट्र निर्माण में शिक्षक सबसे बड़ा योगदान देता है। ठीक है, शिक्षण व्यवसाय को अपनाकर आदर प्राप्त होता है। शिक्षक को अनिवार्यतः क्या होना चाहिए? उपाय कुशल और सहभागी प्रवृत्ति का। अब किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं? शिक्षक को अनिवार्यतः उपाय कुशल और सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। सहभागी का मतलब है कोऑपरेटिव नेचर। कोऑपरेशन कब करेगा? जब क्लासरूम में टीचिंग कर रहा है, 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ाओ, ये कोऑपरेशन है। बट वो कोऑपरेशन नहीं है जब आपका एग्जाम चल रहा है उसमें चीटिंग कराएं, वो कोऑपरेशन नहीं है। तो स्थिति बदलने में देर लगती है, स्थिति बदल गई तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। सहभागी और उपाय कुशल, कोई प्रॉब्लम लेकर के बच्चा आया है तो आपका कार्य क्या है? उसे धमकाना नहीं है, उसकी समस्या का समाधान करना है। ये क्वेश्चन आपका पहले आए हुए हैं बेटा। प्राथमिक स्तर पर महिलाएं प्यार और स्नेह की बात की है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो मैं आपको यहाँ डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। पिंक कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, ये आप ध्यान रखना बेटा। नंबर 1 2 3 4 वाइट कॉलर क्राइम, इसे बोलते हैं श्वेत वसन अपराध। उच्च पद पर बैठे हुए लोगों के द्वारा जो अपराध कंडक्ट किया जाता है वो श्वेत वसन अपराध कहलाता है। अब इस पे आते हैं बेटा, किस पे? पिंक कॉलर जॉब, महिलाओं को विशेष तौर पे आप देखोगे महिलाएं पितृसत्तात्मक समाज में 2 दर्जे पर हैं, द्वितीय श्रेणी में हैं। तो महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश से आती हैं और कम वेतन दिया जाता है, कम वेतन के साथ साथ ज़्यादा कार्य लिया जाता है, और पिंक ड्रेस में ज़्यादातर ये होती हैं, इसी को हम पिंक कॉलर जॉब बोलते हैं। और महिलाओं की ग्रो के लिए आप देखोगे एक अदृश्य शीशे की ग्लास है, ग्लास लेयर है ये, इससे ऊपर महिलाओं को बढ़ने नहीं दिया जाता है। उनके लिए पितृसत्तात्मक समाज में ऐसी व्यवस्था क्रिएट की गई है कि वो टॉप क्लास तक, टॉप पोजीशन तक कम ही पहुंच पाती हैं। इसलिए आपके स्टैटिक जीके का पार्ट है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली प्राइम मिनिस्टर, पहली राष्ट्रपति, पहली आपकी चीफ मिनिस्टर, पहली राज्यपाल, यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इन महिलाओं ने इस ग्लास की लेयर को तोड़ करके समाज में उच्च पोस्ट हासिल की हैं। तो बेटा व्हाइट कॉलर जॉब होता है जो प्रबंधकीय होती है, उच्च पदों पर बैठे लोग, प्रबंधकीय, जो व्हाइट कॉलर, वहां कार्य का कोई काम नहीं है,
जो आप देखोगे पिंक कॉलर महिलाओं की जो होती है, ब्लू कॉलर आपके मजदूर होते हैं, कार्य जो करते हैं, मैनुअल वर्क जो करते हैं, वो ब्लू कॉलर जो होती है। व्हाइट कॉलर क्राइम मैंने आपको बता दिया है। तो आप देखोगे कि महिलाएं क्यों सेलेक्ट की जाती हैं प्राइमरी लेवल पर, क्योंकि ये बच्चों के इमोशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकती हैं। यहाँ पे एक वर्ड और लिख लो बेटा, इमोशनल इंटेलिजेंसी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? जब बच्चे की हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके उसकी मनोस्थिति को हम जान लेते हैं। इसमें एक और वर्ड जोड़ोगे, साइको मोटिव स्टेज, मनोदैहिक अवस्था। किसी भी बच्चे की साइकोमोटिव स्टेज वो होती है जो उसकी बॉडी को लैंग्वेज को देख करके इजीली हम रीड कर लेते हैं। इस रीड करने की इंटेलिजेंसी को हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी। आज जैसे आज कोई बच्चा आया तो आज बहुत खुश है, टीचर पूछ लेते हैं आज बेटा ऐसी क्या बात हुई, तब वो बताता है कि क्या खुशी का, उसने बताया नहीं है टीचर को, बट उसके फेस एक्सप्रेशन से ही टीचर समझ गया है। तो महिलाएं इस क्षेत्र में इसलिए चुनी जाती हैं क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में विशेष तौर पर कि महिलाएं प्यार और स्नेह ज़्यादा देती हैं इन कंपेरिजन एंड मेल। मौखिक मार्गदर्शन कब प्रभावी होता है? रिफॉर्म इन इंटरनल कंडीशन। देखो बेटा, उस चीज़ में आप सुधार कर सकते हो जो दिख रही हो, पर किसी के बच्चे की साइकोलॉजिकल कंडीशन को जानना और उसका सुधार करना बहुत टफ काम है, जटिल कार्य है। हुनर स्किल के शिक्षण में पाठ्य योजना, बेटा स्किल जब सिखाई जाती है तो वहाँ पे मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है। सपोज दैट आप गाड़ी सीखना चाह रहे हैं और डेली आप ड्राइवर के साथ बैठकर जा रहे हैं, तो गाड़ी सीख लेंगे क्या? नहीं सीख पाओगे। जब तक आप लर्निंग बाय डूइंग नहीं करोगे तब तक आपके अंदर स्किल नहीं आएगी। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होगा जब आप स्किल सीख रहे हैं। तो स्किल सीखने में लर्निंग बाय डूइंग ही आपका इम्पोर्टेंट है। अब बेटा आपके इंपॉर्टेंट पार्ट एक आ जाता है MLT, ULT, RLT। ये आपकी जो यूनिट चल रही है बेटा, टीचिंग एप्टीट्यूड चल रही है, और इसमें 1.1 है शिक्षण अर्थ प्रकार। प्रकार जो आए हैं वो इसमें है बेटा, कितने प्रकार की टीचिंग होती है। तो इस स्तर पे देखेंगे MLT, ULT, RLT। और यहाँ पे एक आपके इम्पोर्टेंट विचारक आएंगे, इस क्लास में भी हो सकता है, नेक्स्ट में भी, BS ब्लूम। नंबर 1 पे MLT है, नंबर 2 ULT है, और नंबर 3 आपका RLT है। जो मैंने आपको हायर एजुकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी बताया था वो यही है बेटा। नाम दूसरे दे दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू विचारक, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, स्टेज यही हैं। हम किन स्टेज से होकर के गुजरते हैं? ऐसे उच्च स्तर पर आने के लिए आपको इन स्टेज से गुजरना होगा। तो स्मृति स्तर में आप देखोगे, मैंने कल भी बच्चों को यहाँ बताया था स्टिमुलस रेस्पॉन्स मेथड, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। छोटे बच्चे को जब हम ABCD सिखाते हैं तो वहाँ पे उसे अट्रैक्टिव फीचर दिखाते हैं। E फॉर एलिफेंट, हाथी को देख करके आश्चर्य उसके अंदर क्रिएट हो रहा है और वो ई को इंटरनलाइज कर रहा है, तो ये MLT लेवल है। यहाँ पे शिक्षक का कार्य सबसे ज़्यादा होता है, बच्चे का कार्य कम होता है। इसमें जाओगे तो शिक्षक का कार्य अपेक्षाकृत MLT कम हो जाता है। RLT में शिक्षक का कार्य कम हो जाता है और वो स्वाध्याय के लिए हम यहाँ प्रेरित कर रहे हैं उसे, अपना काम खुद करे वो। ठीक है, यहीं से ही आपका क्वेश्चन बनता है 1 to 5th, 6 to 12th, और ये 12 प्लस हायर एजुकेशन है। ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं क्योंकि आपकी जो परीक्षा है ये नेट JRF की है और आपकी हायर एजुकेशन की होने वाली है। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा आपका BS ब्लूम के और ये सभी लेवल जहाँ से आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिलते हैं। तब तक अच्छे तरीके से तैयारी करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।